देश के लिए 28 साल सेवा देने के बाद आज जो एक्स सर्विसमैन है दिल्ली में पहुंचे हैं और उनको आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो देख सकते हैं, इधर भी जो बैठे हुए हैं पूरे एक्स सर्विसमैन हैं जो आर्मी में अपनी देश के लिए लंबे समय तक सेवा दे चुके हैं। और बात करेंगे क्या डिमांड कर रहे हैं। पहले तो नाम बताइए सर, क्या नाम है? मैं जी रामास्वामी तमिलनाडु से आया हूँ। जंतर मंतर पहुंचे हैं आप, क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? हमारा जो डिमांड है, जो हम आर्मी रिटायर होने के बाद जो फैसिलिटी मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे कंडक्टर ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, उसको रिटायर होने के बाद उसका हस्बैंड वाइफ को पूरा तमिलनाडु में टोटली बस में फ्री पास देते हैं। हम जिंदगी भर देश सेवा करके लड़ाई करके हम भी बच्चा बाल छोड़ करके 32 साल के बाद आते हैं। हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ट्रेन में मिल रहा है ना बस में मिल रहा है। और दूसरा जो रोड पर चल रहे हैं, जो रोड टैक्स, जो टोल गेट फ्री, वो टोल गेट भी पैसे ले रहे हैं हम लोग से, जबकि स्टेट गवर्नमेंट लोग लगाते हैं उनको फ्री देते हैं। हम पूरा देश सेवा करके चाहते हैं, उनके लिए टोल गेट फ्री नहीं देते हैं, उसको भी पैसा मांगते हैं। रिटायरमेंट हो जाते हैं क्या? जब आप जॉब में थे तब वो आपको सुविधा वो मिलती थी? जो रिटायर जब सर्विस करते हैं उस टाइम सब सारी सुविधा मिलता है। जब रिटायर होने के बाद कोई सुविधा नहीं है, टोल गेट पैसे देते हैं, पैसे ले रहे हैं। और दूसरा जो रिटायर होने के बाद जो नॉर्मल पब्लिक को जिसका पास घर नहीं है, पब्लिक बुला कर 3 सेंट फ्री देते हैं। जब आर्मी रिटायरमेंट किसी के पास घर नहीं है, वो विडो है, उसके पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, 10,000 15,000 का अंदर पेंशन मिल रहा है, उसका ऊपर खेती बड़ी करती है, उसका जमीन नहीं है, जमीन मांगता है, उसके एक सेंट में नहीं मिल रहा है, उसका कोई लागू नहीं है, क्योंकि पेंशन ले रहा है। उसको पेंशन में कितना मिल रहा है, उसमें कैसे गुजारा हो सकता है कि पूरा जिंदगी सेवा करके। वो हमारा मांग है कि कम से कम उसका 3 सेंट, कम से कम घर रहने के लिए 3 सेंट मिले, और रोड पास मिले, और टोल गेट फ्री मिले। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट पूरा इंडिया में हम पूरा काम करके आते हैं, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, हमें कम लाइफ में DSA उसके बाद जो हम पेंशन मिल रहा है उसी में गुजारा कर रहे हैं। पेंशन का कम दे रहे हैं, उसमें पूरा हम नहीं कर सकता है ना। जो पेंशन होने के बाद जो मजबूर हो के मतलब 50 साल ऊपर हो जाता है, हम काम नहीं कर सकता। हम उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट तरफ से जैसे बस फ्री कम से कम लाइफ में कम से कम 2 बार फ्री मिलना चाहिए, ताकि उनको स्टेट गवर्नमेंट पूरा ही उनको फैमिली को पूरा फ्री देते हैं। पूरा तमिलनाडु में पूरा बस में कहीं भी जाओ उसको फ्री देते रिटायर होने के बाद। हमारा ना ट्रेन में मिल रहा है ना बस में मिल रहा है, पूरा पैसे से जाना पड़ रहा है, ना टोल गेट फ्री मिल रहा है। जो सर ये मैं आपसे पूछूंगा कि जो ये दुराव्यवहार हो रहा है, आप वन पेंशन 1 रैंक की मांग कर रहे हैं, जो ये जो आए हैं ये कौन से ग्रेड के हैं? जो पूरे हवलदार है, सिपाही हैं, और जो ऐसा दुराव्यवहार क्यों हो रहा है? सर जहाँ पर ये कटा हुआ है ये सब मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड अदर रैंक्स JCOs OR कहता है, ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। वो हमारे मांग जैसे भाई साहब ने बताया, उसके अलावा मतलब बाकी सारे मतलब हमारा जो मांग है वो हम एक पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। उसमें सबसे बाद DSP अकाउंट बोलता है, डिफेंस सैलरी पैकेज। ये डिफेंस सैलरी पैकेज सिर्फ एक ही बैंक दे रहे, अभी उसको देकर दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा SBI, ये दोनों बैंक जो है DSP अकाउंट दे रहे। बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो नहीं दे रहे। वो भी मतलब सारे बैंक जिसमें मतलब फौजी डिफेंस पेंशन है उन सबको DSP अकाउंट में लेके आना चाहिए। वो भी हमारा मांग है। दूसरा जो तमिलनाडु के अंदर जिला सैनिक बोर्ड है, तो जिला सैनिक बोर्ड में सारे सिविलियंस काम कर रहे हैं। जो सिविलियंस काम करने में हमें मतलब कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो सही काम नहीं कर रहे, इसलिए उनको सबको हटा कर जो जिला सैनिक बोर्ड है वो सभी में मतलब एक्स-सर्विसमैन को भी नौकरी देना चाहिए, ताकि हमारा डिमांड वो सही ढंग से ऊपर तक पहुंच जाएगा। नहीं तो अगर मैं सिग्नल का हूँ, मैं जाकर उधर लेटर लिखता हूँ तो उधर बैठा हुआ सिग्नल वाला, वो बैठा हुआ जिला सैनिक बोर्ड सिविलियन, वो उसको उठाकर और कहीं भेज देते हैं, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर भेजते हैं। वो जाना चाहिए जबलपुर, लेकिन भेज है न्यू दिल्ली। ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसीलिए जो जिला सैनिक बोर्ड में है पूरा के पूरा एक्स-सर्विसमैन नहीं मतलब उनको नौकरी मिलना चाहिए। दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड नौकरी मिलता है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड नौकरी में भी मतलब ये गवर्नमेंट का नौकरी नहीं है, वो कारपोरेशन बना दिया। टेस्को बोलकर तमिलनाडु एक्स-सर्विसमैन
कारपोरेशन, सिक्योरिटी कारपोरेशन बोलकर उसको कारपोरेशन बना दिया। वो कारपोरेशन के अंदर जो गवर्नमेंट का पे वो नहीं मिलता है, उन लोग कंसोलिडेट करके देते हैं। जो कानून कहता है जिस काम का जो परमानेंट आदमी चाहिए उसमें सारे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, लेकिन जो सिक्योरिटी उसमें आता है वो ज़रूरत का है, वो सिक्योरिटी का ज़रूरत है, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट पर लेके आ रहे, कॉन्ट्रैक्ट पर लेके नहीं, गवर्नमेंट उनको नौकरी देना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए उसमें। ये हमारे मांग है सर। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इतने लंबे समय तक देश की सुरक्षा के लिए आप लड़ते रहे हैं, बॉर्डरों पर रहे हैं, तो उसके बाद आपको धरना देना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? सर अभी जो सर मेरे से पहले बता रहे हैं वो काफ़ी सीनियर है, उन्होंने 28 साल देश की सेवा की है, और जंतर मंतर पे वही आदमी आता है जो देश में किसी परिस्थिति से जूझ रहा हो या उसके साथ कोई अत्याचार हुआ हो। अभी हमारे जो सैनिक है जो देश की रक्षा करते हैं उनको ही सरकार के दरबार में निवेदन करके अपना न्याय मांगना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑफिसर्स और जवान जेसीओ के अंदर जो डिवाइडेंस एंड रोल जो अंग्रेजों के टाइम था कि फिरंगी अधिकारी हुआ करते थे, अपने भारतीय उनके जवान हुआ करते थे, अभी भी इंडियन आर्मी के अंदर वैसे ही चल रहा है। हमारे जवानों की न्याय की लड़ाई है कि पैसे के लिए जवान नहीं बोल रहा है कि हमारा भी कोई आत्मसम्मान है। जवानों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, गोलियाँ चलाई है, देश की रक्षा की है, अपना परिवार त्यागा है, और हर बच्चा आज जो यहाँ सैनिक आया हुआ है, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक यहाँ पे आए हुए, तो सारे किसान के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, किसी MP MLI का लड़का नहीं है, ये सब गरीब के लड़के अपनी न्याय के गुजार कर रहे हैं शासन प्रशासन के दरबार में। आज अगर हमारी पुकार सुनी जाती है तो ठीक है। मैं महाराष्ट्र की तरफ से त्रिदल सेना के पदाधिकारी हमारे संदीप दादा लगड़ इस पावन संकल्पना को सदैव सपोर्ट करेंगे, और हो ना सके तो हम पूरे रास्ते पे उतरेंगे, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो। अगर देश का जवान एक कागज़ के टुकड़े पे कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच जाता है तो हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। हमें जब भी हमारे सीनियर बोलेंगे हमने आंदोलन करना है, रास्ते पे उतरना है, तो हम उतरेंगे, लेकिन हम डिसिप्लिन बद्ध है, क्योंकि हमने सेना में डिसिप्लिन सीखा है, सीनियर की रिस्पेक्ट सीखी है। हम डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले। सर ने जो सारी चीज़ें बताई, सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है ये अफसर और जेसी और वॉर्स के बीच जो मतलब बिल्कुल अप डाउन है, ऊंचे नीचे, ये रिटायरमेंट के बाद ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमने 60 साल जीना है, उन्होंने भी 60 साल जीना है, तो हमारी जो बची कुची लाइफ है वो इंसान के साथ, स्वाभिमान के साथ, एक सोल्जर के नाते अच्छी गुजरे। यही हम मीडिया के सामने हाथ जोड़ के विनंती करें। एक जो कि कितने समय से आप डिमांड कर रहे हैं, और आपको कितना समय हो गया रिटायर हुए को, और कभी केंद्र सरकार से मामले में बात हुई है, कोई मेमोरेंडम? कई अभी ये जंतर मंतर पे तीसरा आंदोलन है 2014 के बाद, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ लोकसभा राज्यसभा आने के बाद झांसा दिया जाता है कि हम आपका सारा कुछ 1 रैंक 1 पेंशन का, डिसेबिलिटी का, जवानों की न्याय की बातें पूरी करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे। और मैं बोलता हूँ कि माननीय सम्माननीय भारत के सबके लाडले अच्छे प्रधानमंत्री मोदी जी है, लेकिन मोदी जी बोलते कि सैनिक मेरा परिवार है। सैनिकों की ज़िंदगी साधु संतों से कम नहीं है, तो साधु संतों को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है, आपके परिवार को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है मोदी जी। तो देखिए, जो सैनिक देश की रक्षा करता है उनको न्याय के लिए हाथ जोड़ना पड़ रही है, गुहार लगाना पड़ रही है। तो बाकी देश के लिए ये मैसेज अच्छा है, भला है, बुरा है, ये सरकार जाने। फिर अभी हम आगे किस तरह की, अगर आज जंतर मंतर आए हैं तो आगे किस तरह की लड़ाई रहेगी? भारत के अंदर 29 राज्य हैं, 29 राज्य में तकरीबन 2 लाख से अभाव रिटायर्ड सैनिक है। ये सारे रास्ते पे उतरेंगे, और रास्ते पे उतरने के बाद ये सोचेंगे फिर, अगर हमारी हक की बात नहीं सुनी जाती तो हमें सरकार किसकी चाहिए, हमने वोट किसको देना है, और हमारा जो बेनिफिट लिया जाता है हम देंगे नहीं, और हम सब सैनिक समाज इकट्ठा होगा और हम अपना परिवर्तन गढ़ाएंगे। एक मेरा लास्ट सवाल है कि जो अभी सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है 4 साल के लिए, और जो एक न्यू पेंशन स्कीम उन्होंने शुरू की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर के बारे में तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी दिन से, लंबे समय से चल रहा था कि ये उनकी अभी राजनीति है या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट करना है आर्मी के लिए, ये नहीं बोल सकता, लेकिन इसका अभी जो भी रिएक्शन होगा 1 साल बाद पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल है क्या नहीं है। आपने सेवा दी है आर्मी में, क्या ये जायज़ है, सही है आपके हिसाब से? सर तकरीबन हमारी निदर्शन से तो अभी तक सही नहीं है, गलत है, क्योंकि 4 साल के बाद वो बच्चा घर आएगा,
4 साल के बाद सारे हथियार चलाना सीख लेगा और सारे राज्य को घूम लेगा और 22-23 साल में वो बेरोजगार हो जाएगा। उसके बाद उसको रोजगारी नहीं होगी, क्योंकि हम 40-45 साल के, हमें रोजगार नहीं मिला रिटायरमेंट के बाद, तो ना उनकी शादी होगी ना उन्हें कोई लड़की देगा, ऊपर से हथियार चलाना सीख लेंगे, हर राज्य में जाएंगे, खाना पीना सीख लेंगे, तो ये दिन देश के लिए धोखा हो सकता है। जो न्यू पेंशन स्कीम आई है उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा जो आप वन पेंशन वन रैंक की मांग करेंगे? सर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक सिपाही की 4000 पेंशन बढ़ेगी, तो लगा लो आप ऑर्डिनरी कैप्टन हमारे से काफ़ी, अब आप ऊंची रैंक के होते हैं, तो मैं एक सिपाही रैंक से बोल रहा हूँ, तो ऑर्डिनरी कैप्टन के 10 से 12 हज़ार बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक ये हमें मिला नहीं जाए, सिर्फ झांसा दे रहे बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देश के जो लंबे समय तक वो सेवा दे चुके हैं, और भी है बात करें, क्या कहना चाहेंगे सर? बंधु, मैं अपने नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ एज ए सार्जेंट, और दिल्ली में मैं एडवोकेट हूँ। अब जो हमारी ये चीज़ें चल रही है, गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही, वो हमें भिखारी समझ रही है, लेकिन अब हम इसके खिलाफ एक प्रोग्राम करेंगे कि जितने हमारे ऑल ओवर इंडिया 36 लाख से ऊपर एक्स सर्विसमैन हैं और उनके साथ 5 परिवार जुड़े हुए हैं, उसको मिला करके यदि हम देखें तो 1,80,00,000 परिवार होते हैं और हर परिवार में 5 वोट हैं, तो 9 करोड़ हमारी अकेले की वोट है। और उसके बाद हम पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी अपने साथ जोड़ेंगे, और उसके बाद हमारी 18 करोड़ वोट हो जाएंगी, और हम एक मुहिम चलाएंगे कि हम इन नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, और पार्लियामेंट और विधानसभा में हम अपने बंदों को भेजेंगे जो हमारी समस्याओं को सुनेंगे। जब तक हम उनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं, वो समझ रहे हैं भिखारी हैं। अब हम उस मुद्दे को बदलेंगे, और अब हम इस तरह प्रोग्राम करके और सभी एक्स सर्विसमैन को इकट्ठे करेंगे, एक छतरी के नीचे लाएंगे और इस गवर्नमेंट के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। क्या ये जो वन पेंशन वन रैंक की मामला है एक ही सेना में है कि जल सेना, थल सेना, हवाई सेना सब में है? नहीं, ये सबके लिए है, सब पूरे एक्स सर्विसमैन के लिए है, लेकिन जो डिफरेंस है वो आज तक हमारा पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक ये पूरा नहीं होगा ये मुहिम हमारी चलती रहेगी। आपने एक मुद्दा उठाया था, जो अभी ये हमारे 4 साल के लिए जो आर्मी में भर्ती किए जा रहे हैं, या तो हमारी गवर्नमेंट एक कानून बनाए कि इंडिया के अंदर हर आदमी, हर परिवार से जो भी आएगा नौजवान, वो पहले 4 साल की आर्मी में नौकरी करेगा, उसके बाद आकर के दूसरे काम करेगा, दूसरी जॉब करेगा, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे किसी तरह का भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल परिवार से हो, चाहे इंडस्ट्रियल परिवार से हो, चाहे ये अंबानी अंडानी का बच्चा हो, लेकिन कम से कम 4 साल की आर्मी की नौकरी करे, तब जा करके उनकी बराबर होगा। और इस तरह का जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो केवल हम जो मजदूर और किसान के बच्चे हैं उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देश में लंबे समय तक सेवा देने के बाद रिटायर हुए जो आर्मी एक्स सर्विसमैन है, जो आर्मी में, एयरफोर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवा कर चुके हैं, उनका यही कहना है कि जब से हम रिटायरमेंट हुए हैं तो तब से हम मांग कर रहे हैं कि जो वन पेंशन और वन रैंक किया जाए, जिससे हमारी जो उनको रिटायरमेंट के बाद मुश्किलें आती हैं उनके फैमिली को उसको जो सुखाला हो सके। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।